ट्विटर के साबिक सीईओ के दावों को हालांकि हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इस मामले में हुकूमत को निशाना बनाने के लिए अपोजिशन को एक मौका मिल चुका है। मुबस्सिरीन का कहना है कि ट्विटर को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। ट्विटर के साबिक सीईओ जैक डोर्सी ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत ने ट्विटर को बैन करने और छापेमारी की धमकी दी थी। जैक डोर्सी ने मोदी हुकूमत पर कई इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान तहरीक के दौरान हुकूमत पर तनकीद करने वालों को ब्लॉक करने के लिए दबाव बनाया गया था। याद रहे कि अक्सर हुकूमत के साथ ट्विटर की अदालती लड़ाई होती रही है और इसमें ट्विटर की जीत भी हुई। उधर मशहूर किसान लीडर राकेश टिकैत ने डोर्सी के दावे से इत्तेफाक किया। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मान देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्हें जो चीज है उन्हें बिल्कुल ठीक कही है। मरकजी हुकूमत ने ट्विटर के साबिक सीईओ के इन दावों को कतई झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया है। सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हिंदुस्तान में तमाम सोशल मीडिया का मुकम्मल एहतराम किया जाता है, लेकिन जमहूरी मुल्क के आइन की पासदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उस वक्त ट्विटर के लोग भारत के कानून को नहीं मानते थे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डोर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। अब अपोजिशन इस मामले को उठाकर मोदी हुकूमत पर हमलावर है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी का कहना है कि गुज़श्ता 9 वर्षों में मुल्क में आजादी, इजहार राय और शहरी आजादियों को मुनज़्ज़म तरीके से सल्ब किया गया है। उनका कहना था कि मुल्क में कुछ रियासती हुकूमतें भी आमिराना अंदाज में काम कर रही हैं। Well, what Jack Dorsey has said is not surprising at all. In the past 9 years, after 2014, there has been a systematic erosion of the freedom of speech and expression and civil liberties in the country. Unfortunately, this phenomena is not confined to the central government alone. Certain state governments also have been equally draconian and authoritarian in the manner in which they seek to stifle dissent and try and proscribe alternative voices. एंटरप्रेन्योर सोहेल सेठ ने कहा कि हर कंपनी को किसी भी मुल्क के सरकारी ज़ाब्तों की पासदारी लाजमी करनी है। What Jack Dorsey has said to a television channel in the United States is nothing short of utter lies, blasphemous, and a little too rich, a little too late. Twitter must understand that it is not a sovereign nation. It is a company like most companies and must follow the laws of the land it operates in. If it can kowtow and subjugate itself to the EU and to the United States, it has no business to believe that it is above the law in India. They had all the options available to them, which they made use of. They went to the Delhi High Court, they went to the Supreme Court, and they were told in no uncertain terms that they must comply with the laws of the land. So for now, Jack Dorsey to say that there was subjugation, freedom of the press was violated, people were asked to report handles, I think is ridiculous. It borders on the cerebral blackmail and it must be dismissed with the contempt it deserves.
मिस इन्फॉर्मेशन के नासूर पर काबू पाने के लिए आइंदा महीने हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान मुतवक्के है। ऐसे में ट्विटर के साबिक CEO की तरफ से ऐसे दावों पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। गुजरात में तूफान की तबाहकारियों से बचने के लिए सरकारी इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी कर रखी है। गुजरात की रियासती हुकूमत को हर तरह के मसले से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत भरपूर इमदाद फराहम कर रही है। तूफानी हवाओं और बारिश से भारी नुकसानात के मद्देनजर कुछ एहतियाती बंदोबस्त कर लिए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। बेपरवाह तूफान के नतीजे में गुजरात में साहिलों पर काफी उथल-पुथल देखी जा रही है। जुमेरात की दोपहर को गर्दाबी तूफान खित्ते अर्ज से टकराएगा। 15 जून की शाम तक जखाव पोर्ट तक ये तूफान पहुंचेगा। तूफान के ताकतवर बन जाने के बाद गुजरात के साहिली देही इलाकों से इनखला की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। हजारों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गुजरात के साहिलों पर इन दिनों वीरानी छाई हुई है। हालांकि आम दिनों में ये इलाके काफी मसरूफ होते हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ खित्तों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये तूफान खित्ते में बड़ी तबाहियां ला सकता है। गुजरात के जिला अरवली में तूफान के जेर असर भारी बारिश हुई, जिसके नतीजे में पूरे इलाके में जलभराव का मसला पैदा हो गया। गुजरात के मुतासरा खित्ते में दर्जनों ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया और एहतियाती तौर पर कई ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया। उधर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कांडला पोर्ट का दौरा करके तूफान की तबाहकारियों से बचने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ लोगों को रिहाइश फराहम करने के बंदोबस्त का भी मुआयना किया और पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को फराहम की गई इस सहूलत की सताइश की। भुज में तूफान से राहत और बचाव के लिए फौज को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हुकूमत का कहना है कि तूफान के बाद मेडिकल इमरजेंसी के हालात से निपटने की गर्ज से एक्शन प्लान बना लिया गया है। NDRF और फौज ने रिलीफ के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबाबंदी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। लैंड फॉर जॉब मामले में पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर उन पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर रेलवे पर रेलवे में नौकरी देने के लिए जमीन लेने का इल्जाम है और केस अदालत में चल रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि परिवारवादी जमातें मुल्क को लूट रही हैं। एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस CBI में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली धरने पर बैठे किसानों के मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। किसानों ने कहा कि हुकूमत ने हमारा मुतालबा मान लिया है। तमाम दोस्तों और मीडिया वालों का शुक्रिया। किसान लीडर ने कहा कि ये कोई हतमी फतह नहीं है। हतमी जीत तब होगी जब हुकूमत पूरे मुल्क में MSP के मुतालबे को मान लेगी। फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि MSP पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि MSP पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी MSP पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है
वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मध्य प्रदेश के दमोह में जीएसटी टीम ने गंगा जमुना की 9 फर्मों पर कार्रवाई की है। तहकीकात के दौरान टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ, जबकि स्कूल में गैर कानूनी तामीरात को भी मिसमार कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि स्कूल में गैर कानूनी काम करने वालों की किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। गंगा जमुना ग्रुप के कारनामे का खुलासा हो रहा है। 9 फर्मों पर स्टेट जीएसटी ने 4 दिन की कार्रवाई के बाद टैक्स चोरी के मामले को पकड़ा है। ग्रुप पर 78,68,000 की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। मामले की जांच चल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि और भी खुलासे होंगे। ग्रुप की 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 8 फर्में एक्टिव हैं, 1 फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में। और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है, और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पर लगभग 78,68,965 रुपये जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब अभी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं गंगा जमुना स्कूल में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की। मौके पर प्रशासन की टीम के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध कार्य में शामिल लोगों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवैध, चाहे अवैध काम हो, अवैध निर्माण हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज्य, कुछ भी अवैध नहीं चलने वाला है, सब ध्वस्त होगा। स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन जांच के बाद स्कूल की कलई खुल गई। धर्मांतरण के अलावा कलमा पढ़ाने जैसी सच्चाई भी सामने आने लगी। लिहाजा मामले में जांच के साथ कार्रवाई भी जारी है। बिहार सरकार में अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हमने ये इकदाम अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए उठाया है, जो खतरे में थी। आज भी ग्रैंड अलाइज में रहना चाहता हूं। अभी तक मैंने एनडीए में शामिल होने की बात नहीं कही है। ने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको कोई दबाव था? राष्ट्रीय जनता दल अगर ये 2 पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बता नहीं, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई हम नहीं समझते हैं कि कोई बात। श्रीनगर में एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इत्तेहाद पर कहा कि इसमें हमारा रोल बहुत कम है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीत भी लेती है, तब भी हम 6 से ज्यादा सीटों पर असरअंदाज नहीं हो पाएंगे, तो हमसे उम्मीद रखने का क्या फायदा। पहले वो इत्तेहाद करे, फिर हम इत्तेहाद की बात करेंगे। हम जा रहे हैं, बैठेंगे वहां पे, सुनेंगे। मैंने जैसे जम्मू में रजौरी में मैंने पिछले दिनों कहा, हमारा रोल इसमें बहुत ही कम है। कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें, तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर रसूख रहेगा नहीं। 2 जम्मू से, 3 कश्मीर से, 1 लद्दाख से। तो इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है, तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत। यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें ये देखने को मिलता है कि जिनकी 100-200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं।
बीएसपी सरबराह मायावती ने लखनऊ में कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात इस्तेसाल, गरीबी, बेरोजगारी, दलितों, आदिवासियों और दीगर पसमानदा तबकात की हर सतह पर महंगाई जैसे मसाइल पर लड़ेंगे। बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है, लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यह ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में नए भर्ती किए गए अफराद को 70,000 से ज्यादा तकर्रुरीनामे जारी किए। रोजगार मेले के तहत ये तकर्रुरनामे जारी किए गए। पीएम मोदी का कहना है कि मुल्क में निजी और सरकारी दोनों शोबों में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। अपने खिताब में पीएम मोदी का कहना था कि आज भारत 10 साल पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुस्तहकम है और कहीं ज्यादा महफूज और मजबूत मुल्क है। मुल्क भर में 43 मकामात पर ऐसे रोजगार मेलों का एहतमाम किया गया था। प्रथम माननीय राज्य मंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।